Hello everyone, welcome you all to Parcham classes. I am Janvi and I take burning issue section. हमारी क्लासेस वीकली ट्यूसडे और फ्राइडे को शेड्यूल रहती हैं। प्रीवियस क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बनी हुई बर्निंग इशू की प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 3 मंथ के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स। ये सारे जो 10 इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, इसकी बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस टॉपिक से आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले यहाँ डिस्कस करते हैं लास्ट सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन। मैंने लास्ट सेशन में पूछा था कि नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया एनबीटी की स्टैब्लिशमेंट किस ईयर में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो के बारे में। इंटरनेशनल म्यूजियम डे, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। ठीक है, आप एक चीज की बात समझो कि जब भी कोई भी आर्ट एंड कल्चर है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें रहती हैं करंट अफेयर के अंदर, लेकिन हमें मेन फोकस किस पे करना होता है। बेसिकली जो रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो रेलेवेंट करंट अफेयर्स होंगे, उनको हम आइडेंटिफाई करने के लिए ये देखते हैं कि कौन किस न्यूज में रहा है और वो न्यूज कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो डांसिंग गर्ल है वो इसलिए न्यूज में थी क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल म्यूजियम डे के दिन एक इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। वहां पर कई सारे आर्ट और आर्टिफैक्ट्स जो है एग्जीबिशन में रखे गए थे, लेकिन एक मैस्कॉट जो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल वहां पे पाया गया, वो था डांसिंग गर्ल का। क्या कंट्रोवर्शियल था यहाँ पे, आप अगर देखोगे तो ये ओरिजिनल डांसिंग गर्ल का स्ट्रक्चर का रेप्लिका है, बट यहाँ पर इसे पिंक टॉप और एक वाइट कलर की स्कर्ट जो है यहाँ पर लगाई गई है, जो कि हमें ओरिजिनल डांसिंग गर्ल की स्टैचू में देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर इसीलिए कंट्रोवर्सी ये इवॉल्व हुई थी कि क्यों यहाँ पर जब हमें मैस्कॉट को दिखाना ही था तो हमने रेप्लिका के साथ छेड़छाड़ क्यों की। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे कि इसे पिंक ब्लाउज और एक वाइट कलर का वेस्ट कोट पहनाया गया है, तो इस कारण से ये न्यूज में था। अब हम थोड़ा जानते हैं डांसिंग गर्ल के बारे में। देखो, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट मैके, इन्होंने जो है पहली बार इस स्टैचू को जो है अनवील किया था एक्सकेवेशन के दौरान, जब वहां पे मोहनजोदारो के अंदर वो एक सिटाडल में एक्सप्लोरेशन कर रहे थे। अब देखो, प्रेजेंट डे में ये जो पूरा का पूरा रीजन है वो पाकिस्तान के पास है, लेकिन जब पार्टीशन हो रहा था 1947 में, उस समय ये एग्रीमेंट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू है वो भारत के पास ही रहेगा। और प्रेजेंट डे में ये न्यू दिल्ली के अंदर नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया में वहां पे एक स्टार ऑब्जेक्ट की तरह इंडस सिविलाइजेशन की जो पूरी गैलरी है वहां पर रखा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रेजेंट डे में ये पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट आपको किस जगह के म्यूजियम में देखने को मिलेगा। तो ये नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया में रखा गया है। अब देखो, यहाँ पर कई सारे इस स्टैचू के एडमायरर्स ने अलग अलग बातें कही हैं और इस पे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल बशम ने कहा कि ये जो डांसिंग गर्ल है ये एक लाइवली पर्टनेस जो है, ये एक इसकी जो स्टैचू को देखकर आपको एक फील जो आएगी, तो एक लाइवली पर्टनेस को जो है ये रिफ्लेक्ट आउट कर रही है। वहीं मोरटाइम व्हीलर ने कहा, मोरटाइम व्हीलर देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि ये जो पर्टिकुलर डांसिंग गर्ल की स्टैचू है ये अपने आप में एक कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम बात करें इसकी टेक्नोलॉजी की, मेकअप टेक्नोलॉजी की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लॉस्ट वैक्स, ये वैक्स कास्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके इस पूरी की पूरी स्टैचू को बनाया गया है। अब देखो, यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस अभी नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले ये कि आपको पूछा जा सकता है कि कौन से जो है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एएसआई के जो डायरेक्टर थे उन्होंने क्या कहा, क्या रिफ्लेक्ट आउट करती है ये पर्टिकुलर जो है स्टैचू, या फिर आपको दिया जा सकता है कि कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अश्योरेंस रिप्रेजेंटेशन करती है ये ब्रॉन्ज स्टैचू, ऐसा किसने कहा था। ठीक है, और साथ ही साथ देखो यहाँ पे टेक्निक की बात कर लो कि ये टेक्निक क्या है। पहले क्या होता था यार, देखो
कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इतनी ज्यादा इंटेलेक्ट थी, इतनी ज्यादा जीनियस थी कि उन्हें जो है ऑलरेडी वैक्स कास्टिंग टेक्निक का पता था। अब वैक्स कास्टिंग टेक्निक होती है, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, मेटल्स को जो है यहाँ पे मोल्ड करके और फिर उसे वैक्स के फॉर्म में बनाकर और तब उससे जो है स्टैचूज बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दे भी दिया है कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन्ड है पीडीएफ के अंदर। आप सभी पीडीएफ जरूर से लिया करो, पीडीएफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और डिटेल में हर एक इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइडेड होती है, हर एक इंटरलिंक के साथ। आप पीडीएफ कहां से लोगे? हमारी वेबसाइट पे जाओगे parchamclasses.in पर, वहां पे आपको सारी लेक्चर्स की पीडीएफ जो है मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर लंबिनी आर्ट के बारे में समझो। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान लंबिनी आर्ट का एक बहुत ही बड़ा जो है डिस्प्ले रखा गया, एग्जीबिशन रखा गया, जिसका नाम दिया गया थ्रेड्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एग्जीबिशन कहाँ कंडक्ट किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्पी में कंडक्ट किया गया था। आपको पता है कर्नाटका के अंदर ये हम्पी है, हम्पी विजयनगर का जो एम्पायर था। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे एक चीज देखो कि ये थ्रेड्स ऑफ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और साथ ही साथ कहाँ कंडक्ट कराया गया था, क्योंकि देखो G20 प्रेसिडेंसी हुई है और क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा मतलब हाईली चांसेस हैं कि G20 प्रेसिडेंसी से रिलेटेड जो भी इवेंट हुआ है यहाँ पे आएंगे। और इसने तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है, इस कारण से ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। ठीक है, यहां पर देखो पूरा का पूरा 1755 आइटम्स को डिस्प्ले किया गया था और इसी के साथ ये लार्जेस्ट रिकॉर्ड बना है कि फॉर द फर्स्ट टाइम यहां पर बहुत बड़ा जो है डिस्प्ले लगाया गया, अभी तक का सबसे ज्यादा आइटम्स उस पर इंक्लूड किए गए और इसी के लिए इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। अब देखो इस पूरे एग्जीबिशन में जो है 450 आपके जो आपके लोग क्राफ्ट्समैन है, वुमेन्स है, वो आई थी। और कहां से आई थी? देखो संदूर कुशल कला केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अभी हम आगे भी देखेंगे इसके बारे में। अब देखो ये जो पूरा का पूरा ये एग्जीबिशन बनाया गया था, डिस्प्ले किया गया था, सब कुछ हुआ था, ये चीज हुई थी प्राइम मिनिस्टर की एक कैंपेनिंग थी जिसे उन्होंने कहा था मिशन लाइफ। ठीक है, लाइफ स्टाइल एंड एनवायरमेंट। तो यहां पर अगर आप लंबिनी आर्ट की बात करोगे ना, तो ये एक तो लाइफस्टाइल को तो प्रमोट करती ही है, एक ऐसी टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, साथ ही साथ ये सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करती है। क्या है इसमें सस्टेनेबल काम? अगर आप जो एम्ब्रॉयडरी देखोगे, यहाँ पे इमेज में देखो, तो ये एम्ब्रॉयडरीज का जो वर्क है ये पैच वर्क होता है और ये सारे वर्क जो होते हैं वो काफी सस्टेनेबल मेथड्स माने जाते हैं, जिसमें किसी भी इन्वायरमेंट का कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसी मिशन लाइफ के तहत, क्योंकि ये जो लंबिनी आपका आर्ट है ये इन्वायरमेंटली कॉन्शियस भी एक चीज दिखाता है, तो यहाँ पर इसी के थ्रू ये एग्जीबिशन पूरा लगाया गया था और हमने देखा कि इसे आपको अवार्ड मिला है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने ब्रेक किया है। अब देखो थोड़ा सा हम लंबिनी एम्ब्रॉयडरी के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली ये जो काम है ये आपको कर्नाटका रीजन में देखने को मिलेगा, वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो इस एम्ब्रॉयडरी बनाने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ये एक पर्टिकुलर आप देख सकते हो, इसमें मिरर वर्क आपको मिलेगा, काफी सारे कलरफुल थ्रेड्स मिलेंगे और एक स्टिचिंग पैटर्न मिलेगा अलग अलग तरीके का। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे कुछ ट्रायंगुलर टाइप का स्टिचिंग पैटर्न है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर टाइप का स्टिचिंग पैटर्न है, इस तरीके की चीजें। और कहा यह जाता है कि ये जो पर्टिकुलर आर्ट वर्क है ये जो है आपका एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप जैसी रीजन से जो है वो आपका एक बॉन्ड शेयर करता है। क्योंकि कभी कभी एंशियंट टाइम में क्या हुआ कि ये जो भी कलाएं हैं, क्योंकि नोमैडिक्स कम्युनिटी जो थी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती थी, इस कारण से जो भी जब ट्रैवलिंग के दौरान यहाँ पे जो भी कम्युनिटीज थी वो आपस में ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती थी। तो आपको ये ईस्टर्न यूरोप, वेस्ट एशिया के रीजन्स में भी कुछ ऐसे जो है आर्टिस्ट मिल जाएंगे जो इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी क्रिएट करते हैं। तो ये लंबिनी आर्ट एक और चीज यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है कि जो हमारे आपस में जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका कैसे कल्चर जो है एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिली। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें संदूर कुशाला कला केंद्र के बारे में, तो ये एक सोसाइटी है जो 1988 में रजिस्टर्ड हुई थी। ठीक है, इसे यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडीक्राफ्ट इन साउथ एशिया का जो है प्रेस्टिजियस ऑनर भी मिला है। कब मिला है? 2004 और 2012 के साल में। साथ ही साथ 2008 में इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। इनकी जो संदूर लंबिनी हैंड एम्ब्रॉयडरी है उस पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी के लिए आप यहां पर देख सकते हो कि कितनी यूनिक स्टाइल है इनकी एम्ब्रॉयडरीज की। थर्ड देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूजा स्पेशल ट्राम।
ये देखो दुर्गा पूजा, जैसे कि अभी हमने देखा कि नवरात्रि बीती है और आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे कि कितने जो है आइकॉनिक वहां पर आपको दुर्गा पंडाल्स देखने को मिले, जिसमें कि जो सोसाइटी की जो आपकी जो आपका सोसाइटी है उसकी जो एक ऑर्थोडॉक्स सोच है उसके खिलाफ भी काफी सारे ऐसे डेकोरेशंस हमें देखने को मिले। तो देखो यहाँ पे दुर्गा पूजा के ओकेजन पे कोलकाता के अंदर ट्रामवेज जो है चलाई जा रही हैं, ठीक है। इस बार की जो दुर्गा पूजा है उसने 150 ईयर कंप्लीट किए हैं। 1873 से ये दुर्गा पूजा की प्रैक्टिस कोलकाता के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब जो है साथ ही साथ आप देखोगे कि यूनेस्को हेरिटेज टैग भी मिल गया है दुर्गा पूजा को। तो ये सारी चीजों को कॉमेमोरेट करने के लिए यहाँ पर इस बार कोलकाता में ट्रामवेज चलाई जा रही हैं। टॉलीगंज से बैलीगंज जो है ये जो ट्रैम्स है ये चलेंगी इन दो एरियाज के बीच में। अगर आप इन दोनों एरियाज को देखोगे तो इन दोनों एरियाज जहां जहां से ये ट्रेनें जाएंगी वो पूरा का पूरा जो आपका वे है, जो पूरा रास्ता है, वहां पर कई तरीके के आपको पंडाल्स और कई सारे वहां पे जो दुर्गा पूजा के एसेंस है, लाइक सिंदूर खेला हो गया, आपका धुनुची डांस हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखो बेसिकली जो यहाँ पर मेन रीजन था कि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो जब इस ट्रैम्स में ट्रैवल करेंगे तो वो कोलकाता की जो उनका एक हिस्टोरिक जो हेरिटेज है वो देखते हुए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो ट्रैम्स था ये इसीलिए चलाया गया था। नेक्स्ट देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल है जो मनाया जाता है, समक्का और सरक्का, ठीक है। बेसिकली क्यों ये चीज न्यूज में है, यहाँ पर देखिए एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई है तेलंगाना के अंदर और वहां पर उसका नाम रखा गया है समक्का और सरक्का, ठीक है। यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी ये जो समक्का और सरक्का है ये एक मदर और डॉटर है। बेसिकली मदर और डॉटर का नाम है। इन्होंने पहले के समय में हम बात करेंगे उसके बारे में, एंड जो ट्राइब्स थे उनके लिए काफी सारा काम किया था। तो इसलिए ट्राइबल कम्युनिटी जो स्पेशली तेलंगाना के अंदर है उनके लिए काफी आप कह लो इन्हें वर्कशिप करते हैं। तो यहाँ पर जब 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, उस समय यहां पर बात की गई थी कि हम काफी सारी ट्राइबल यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश करेंगे। तो उसी एस्टैब्लिशमेंट के तहत यहाँ पे समक्का और सरक्का यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट की गई। लेकिन इसका क्या कनेक्शन है हमारे कल्चर से, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो समक्का जो थी वो ककतिया डायनेस्टी के जो चीफ थे राजू, उनके साथ जो है उनके साथ इनकी शादी हुई थी। काकतिया का अगर आप रीजन देखोगे तो ये है आपकी काकतिया डायनेस्टी। अब वहां पर 13th सेंचुरी के बाद क्या होता है कि काफी सारी बैटल्स होती हैं और जो फ्यूडल चीफ रहते हैं तो वो जो पूरी डायनेस्टी रहती है वो उनके हाथ से चली जाती है। अब यहाँ पर जो उनकी बेटी रहती हैं सारक्का और ये आपकी उनकी एक और बेटी रहती है नगुलम्मा, ये तीनों लोग जो है किसी तरीके से बच जाते हैं और वहां पर रह रहे कोया ट्राइब्स के लिए काफी समय तक जो है ये बैटल्स लड़ते हैं, स्पेशली 13th सेंचुरी के समय में। और हम देखेंगे बाद में कि जो सारालम्मा रहती हैं उनकी तो डेथ हो जाती है, बट जो समक्का है वो जो है कहीं हिल्स में डिसअपियर हो जाती हैं। और इसी कारण से ये जो पूरी की पूरी ट्राइबल कम्युनिटी है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा इनके बचाव के लिए कार्य किए थे, इस कारण से ये समक्का और सारालम्मा जतारा फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस फेस्टिवल की अगर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो कि इस फेस्टिवल को कुंभ मेला से जो है कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे 2000 से भी ज्यादा डिवोटीज और जो टूरिस्ट हैं इस फेस्टिवल को देखने को आते हैं। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये है इनकी डाइटी गॉडेस, ठीक है। ये पूरा का पूरा फेस्टिवल तेलंगाना के अंदर मेडरम जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर कंडक्ट किया जाता है। और सरकार ने इस फेस्टिवल के लिए आप देखोगे कई सारी मोटरेबल रोड्स वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी डेवलप किया है। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट भी इस फेस्टिवल के लिए फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड करती है। और अगर इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखो तो स्पेशली तेलंगाना की नजरिए से अगर आप देखोगे तो 75% जो आपकी असेंबली सीट है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वो इस ट्राइब्स को बिलोंग करती हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी क्या है। साथ ही साथ 1996 में ये इतना पॉपुलर हो रहा था फेस्टिवल, इस कारण से इसे स्टेट फेस्टिवल जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये चीज थी इस फेस्टिवल के बारे में। वाघनख, देखो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और यहाँ पर विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम जो कि लंदन में है उनके बीच एक एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। एमओयू साइन हुआ है कि जो वाघनख है छत्रपति शिवाजी का
वो वापस ये भारत में महाराष्ट्र के अंदर ले आएंगे फॉर द टर्म ऑफ 3 इयर्स। ये चीज ध्यान में रखो, सिर्फ 3 साल के लिए लाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी एग्जाम में देखो, जो कभी कभी सेंटेंस वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, करंट अफेयर का अगर कोई सेक्शन है तो उसमें इस साल पूछ सकता है कि कितने साल के लिए ये ले आया जा रहा है ऑन स्टेट लोन, तो ये 3 साल के लिए ले आया जा रहा है। यहाँ पर एक एक दी हुई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम का नाम भी आप याद रखोगे। तो यहाँ पर देखो, ये आप इमेज में देख सकते हो, दिस इज वाघ नख, और ये आप टाइगर क्लॉज की तरह इसका आप देखोगे यहाँ पे क्लॉज बने हुए हैं, और कर्व्ड ब्लेड से ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। बेसिकली इसे हाथ में पहनते थे शिवाजी महाराज और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इसका जो है यूज करते थे। कब इसका यूज हुआ, मेनली फेमस कब हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आपकी जो अफजल खान थे, ठीक है, यहाँ पर जो है बीजापुर के आदिल शाह जो सुल्तान थे, उनके जनरल थे अफजल खान, उनको भेजा गया था शिवाजी को कैप्चर करने के लिए, और ऐसा जबकि हो नहीं पाता है, और शिवाजी उसी वाघ नख से जो है उनको अफजल खान को मार देते हैं, खुद को बचा लेते हैं। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिली। आप बीजापुर का एरिया देख लो, ये है आपका गोवा और ये है आपका बीजापुर का किंगडम, ठीक है। ये है आपका अहमदनगर, ये बीदर का एरिया है, और ये है गोलकोंडा, और ये है आपका विजयनगर अंपायर। अच्छा, अभी हमने बात करी थी कि दैट लंबिनी आर्ट का जो फेस्टिवल हम्पी में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये विजयनगर अंपायर का आप देखोगे तो हम्पी का जो एरिया है वो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो यह आप हमने देखा बीजापुर का मैप। तो अब यहां पर देखो, ये जो वाघ नख था ये भारत में ही था, लेकिन यहां पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उनमें एक ऑफिसर थे जेम्स ग्रांट डफ, ये जो है 1789 से 1858 तक भारत में रहे ऑलमोस्ट। तो ये बेसिकली सतारा जो रीजन है आपका महाराष्ट्र में, ये सतारा रीजन है, यहां पर ये 1818 से 1822 तक रुके, और वहां पर इन्होंने वाघ नख को देखा और इन्होंने ही वाघ नख को वापस जो है ये अपने साथ यूके जो है ले गए। तो अब जो है यहाँ पर बात की जा रही है कि जो भी पहले के समय में कॉलोनियल एरिया में जो भी आर्टिफैक्ट्स जो है जिस भी कंट्रीज के दूसरे नेशंस ने लिए हैं, तो यहाँ पर उनको वापस से जो है उनको आर्टिफैक्ट्स दिए जाएं, इस पहल की शुरुआत वर्ल्ड वाइड हो चुकी है। तो यहाँ पर जो ये एमओयू आप देख रहे हो साइन हुआ है, ये उसी एक प्रोग्राम का इनिशिएटिव है, और उसी इनिशिएटिव के तहत लंदन जो है, स्पेशली जो यूके की गवर्नमेंट है, वो भारत को ये जो वाघ नख है वो 3 साल के लिए ऑन स्टेट लोन दे रही है, सो दैट जो भी उनके हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं वो हम कुछ समय के लिए अपने देश वापस ला सके, अपनी हिस्ट्री को याद करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है आप देखोगे शिप बिल्डिंग मेथड है, तनकाई मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखो, ये जो तनकाई मेथड है, बेसिकली इसमें हम देख रहे हैं कि आज के समय जो भी हम शिप बनाते हैं, बोट्स बनाते हैं, तो हम उसमें आयरन की जो नेल्स हैं वो यूज करते हैं, इस तरीके की चीजें। लेकिन 2000 साल पहले की ये टेक्निक है, यानी कि पहले के समय में जब बोट्स या शिप्स बनाई जाती थी, और हमें पता है कि अगर आप चोल चेर पांड्या किंगडम्स देखोगे तो उनकी नेवी कितनी स्ट्रांग थी, तो आप समझो कि ये जो बोट्स थी ये आपकी इसी तनकाई मेथड से बनाई जाती थी। बेसिकली इस मेथड में क्या होता है कि थ्रेड के थ्रू इन्हें आपस में जोड़ा जाता है, ना कि नेल्स और आयरन की किसी भी चीज का यूज किया जाता है। और कहा जाता है कि इस टेक्निक को यूज करके अगर आप शिप बिल्डिंग करते हो तो इससे शिप में और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ड्यूरेबिलिटी आएगी, और साथ ही साथ ये जो शिप्स हैं ये शोल्स और सैंडबार से डैमेज नहीं होंगी। तो यहां पर अब जो गवर्नमेंट है वो इस तनकाई मेथड को वापस से जो शिप बिल्डिंग टेक्निक्स हैं उनमें इंटीग्रेट करना चाह रही है, वापस से इसी मेथड का प्रयोग करके शिप्स को बनाना चाह रही है। तो इस कारण से ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, तो हमें ये भी मेथड ध्यान में देना है। अब देखो यहाँ पर जब से यूरोपियन शिप्स भारत में आने लगी, तब से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे भारत की जो ओरिजिनल इंडिजिनियस प्रैक्टिस थी तनकाई मेथड की, वो जो है धीरे धीरे जो है आप कह लो कि गायब होती गई, और उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल ही बंद हो गई। अब जो है इंडियन नेवी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यहाँ पर ये दोनों ने एक साथ एमओयू साइन किया है, जिसमें ये बात कही गई है कि हम यहाँ पर जो हमारी एंशियंट शिप बिल्डिंग टेक्निक है उसे वापस से रिवाइव करेंगे, और उसका जो आप कह लो कि इसी टेक्निक को यूज करके एक भारत के पास एक ये भी क्षमता है इस चीज को जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है प्रमाणित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे, मैंने पहले बता दिया है कि यहाँ पर जो प्लैंक्स हैं उनको आपस में धागों का यूज करके जोड़ा
जाता है, ना कि नेल्स का यूज करके जोड़ा जाता है। पहले के समय में जो छोटे छोटे आपकी फिशिंग बोट्स वगैरह थी, वो तो प्रॉपर इसी मेथड पे पूरा का पूरा आपकी स्टिचिंग मेथड पर ही बनाई जाती थी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है और नेपाल में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये एक इंटरनेशनल टाइप में आप देखोगे। उबौली फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ ये कीरत कम्युनिटी होती है, ठीक है। बेसिकली ये जो आपकी कीरती पीपुल होते हैं, ये आपके हिमालय, ईस्टर्न हिमालयस के रीजन में पाए जाते हैं। तो आप समझ लो कि ईस्टर्न हिमालयस का जो रीजन है, यानी कि नेपाल और कुछ पार्ट इंडिया में भी, तो ये कम्युनिटी जो है दोनों जगह रिसाइड करती है। तो इनका जो है फुल मून डे के दिन, जो कि लूनर मंथ बैशाख का महीना होता है, यानी कि जो हमारा कैलेंडर होता है अप्रैल का मंथ, उसमें की जो पूर्णिमा आती है, फुल मून डे को हम जानते हैं पूर्णिमा, यानी कि जिस दिन फुल पूरा का पूरा चांद जो है आसमान में दिखता है। तो उस तिथि पर जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इसका हिंदी आप मंथ है वो आप याद रखोगे, क्योंकि इंग्लिश तो ऑब्वियसली पूछेगा नहीं, ये सारी चीजें एग्जाम में आती हैं और पहले भी पूछी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फेस्टिवल जो है इस पर्टिकुलर डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है, तिथि पे सेलिब्रेट किया जाता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हिली रीजन में पीपल रहते हैं, वो इस टाइम जो है नीचे आते हैं अपना, और यहाँ पे फार्मिंग करते हैं हिल्स से नीचे उतर के ग्राउंड लेवल पे। और यहाँ पर जो इनकी एक समर सीजन अराइव होता है, उस चीज को जो है ये सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ जो इनके हार्वेस्ट होते हैं, उसके लिए ये जो मदर नेचर है उनको थैंक करते हैं। तो आप एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझो कि ये जो पर्टिकुलर फेस्टिवल है, देखो हम आज के समय में देख रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है हर एक जो भी स्कीम्स आ रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, वो एक सस्टेनेबिलिटी और जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जो इन्वायरमेंट को प्रमोट कर रही हो, इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में स्पेशली जो फेस्टिवल्स हैं, उनमें भी जो ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिसमें स्पेसिफिक यहाँ पर इन्वायरमेंट कॉन्शियसनेस फैलाई जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से ये उबौली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इसलिए इंपॉर्टेंस बताते चल रही हूं सो दैट आपको पता हो कि, और इसी बेसिस पे आप बाकी सब मटेरियल्स को भी देख सको कि क्या क्या चीजें किस तरीके के इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा देखो कि करंट अफेयर का टॉपिक जो है वो किस समय न्यूज में रहा है, वाई इन न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर पढ़ने से पहले। तो यहां पर अगर देखोगे कि इस फेस्टिवल में ट्रेडिशनल डांस होता है सकेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम याद रखेंगे, ठीक है। और यहां पर जो है आप ये सुनुवर, राय, लिंबू, यका, ये सारी कम्युनिटीज जो ये ईस्टर्न और हिमालय रीजन में रिसाइड करती हैं, ये इस फेस्टिवल को मनाती हैं। बेसिकली आप कोशी प्रोविंस की अगर बात करोगे, जो कि काठमांडू डिस्ट्रिक्ट नेपाल के अंदर है, तो यहाँ पे कोशी प्रोविंस और काठमांडू डिस्ट्रिक्ट की दो जगह यहाँ पे ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। यहाँ पे आप मैप में देख लो, मैंने कोशी प्रोविंस का यहाँ पे मैप लगा दिया है। नेक्स्ट देखिए कपिलेश्वर टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एएसआई ने इसे रिसेंटली जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है। तो इस कारण से हम ये टेम्पल को डिस्कस कर रहे हैं। अब इस टेम्पल की अगर हम लोकेशन देखें तो ये भुवनेश्वर में पड़ता है। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखो तो जो फेमस लिंगराज टेम्पल है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में आपका ये कपिलेश्वर टेम्पल जो है आएगा। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है हम बात करते हैं। देखो ये जो आपका कपिलेश्वर टेम्पल है, ये ओरिजिनली एंशियंट कलिंगा स्टाइल में बनाया गया है। और कब बनाया गया है, देखियो ये 5th सेंचुरी में इस टेम्पल को, 5th से लेकर 14th सेंचुरी तक में इस बीच में इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। और उस समय जो जिसके लिए जिन्हें इसे क्रेडिट दिया जाता है इसे बनाने का, तो वो है आपके गजापति कपिलेंद्र देव, ठीक है। और आप देखोगे कि इसी के नाम पे कपिलेश्वर टेम्पल जो है इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम रखा गया है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ नटराज। देखो G20 की सक्सेसफुल समिट के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसका वेन्यू था भारत मंडपम का, उसके सामने ये पूरी की पूरी स्टैचू को जो एस्टैब्लिश किया गया था। 27 फुट टॉल ये स्टैचू है और इसे अष्ट धातुओं से बनाया गया है, यानी कि 8 मेटल अलॉय का यूज करके इसे बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे स्टार मार्क कर लेंगे, अष्ट धातु से बनाया गया है। टोटल वेट है इसका 18 टन। और यहाँ पे बनाया किसने है इसे, देखो यहाँ पे स्वामी मलाई, ये जो फैमिली है ये सालों से जो है इसी फील्ड में जो है इनकी एक्सपर्टीज है कि नटराजन की मूर्तियां बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी स्वामी मलाई फैमिली जो कि तमिलनाडु की रिसाइड करने वाली है, उन्होंने इस पूरी स्टैचू को बनाया है। अब अगर आप इंस्पिरेशन की बात करो कि
अगर आप बृहदेश्वरा टेम्पल में जाओगे जो कि तंजौर में है, वहां पर भी आपको ऐसी ही नटराज की स्टैचूज देखने को मिलेंगी। तो यहां से एक चीज ये जानो कि बृहदेश्वरा टेम्पल में किसकी और चिदम्बरम टेम्पल में किसकी जो है इमेज है, वो है नटराज की। इसे चोलाज ने बनवाया था। तो यहां पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नटराज क्योंकि न्यूज में है, नटराज की स्टैचू, जरूरी नहीं है कि G20 से कनेक्ट करके ही पूछें, आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी इसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे याद रखेंगे। और ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन कब हुआ था? 9th से 11th सेंचुरी एडी के बीच में ये कंस्ट्रक्शन चोला एम्पायर के राजाओं ने करवाया था। अब देखो, जो चोलास थे उन्होंने कई तरीके की, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, नटराजन के स्टैचूज जो है, जो कि इंडियन आर्ट को डिनोट करते हैं, वो इन टेम्पल्स में अलग अलग जगह लगवाए। और साथ ही साथ चोलास ने स्पेशली ब्रोंज का यूज करके, जो आप अक्सर देखोगे कि जो नटराज की जो इमेज होती है वो ब्रोंज से बहुत ज्यादा आपको बनी हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो ब्रोंज वर्जन था इस पूरी स्टैचू का, ये चोलास ने ही जो है फेमस किया। अगर आप बात करोगे तो ये चोला का जो यहाँ पे जो सॉरी नटराज का जो फॉर्म है, बेसिकली ये एक डिस्ट्रक्शन फॉर्म में है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन दोनों ही दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ये एक फ्लेमिंग हैलो लेकर हाथ में यहाँ पे डांस कर रहे हैं, आप देखोगे। और क्या पोर्ट्रे करता है ये डेटी, ठीक है, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो दिस नटराजन शिवा स्टैच्यू पोर्ट्रे द डिस्ट्रक्शन फोर्स, सिंबॉलिक डेथ एंड टाइम, और साथ ही साथ प्रोटेक्टर के भी रूप में ये देखे जाते हैं। तो यहां पर ये है इस डाइटी की सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो अभी हमने 10 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली। एक चीज मैंने यहां पर नहीं ली है, देखो, जो यूनेस्को हेरिटेज में शांति निकेतन और होशाला टेम्पल थे, क्योंकि स्पेसिफिक वहां पे डिटेलिंग वीडियो है, तो वो आप जरूर से देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने 10 जो है मोस्ट 3 मंथ के जो इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर थे वो डिस्कस किए। कोई भी डाउट हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछोगे। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, यहाँ पर एक शवुओट फेस्टिवल है, ठीक है, जिसे फीस्ट ऑफ वीक्स भी कहा जाता है। ये कौन सी कम्युनिटी मनाती है, किस रिलीजन की कम्युनिटी मनाती है? ये ज्यूइश कम्युनिटी, क्रिश्चियन, इस्लाम और हिंदू कम्युनिटी। आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर।